बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ नैब कोई सबूत ठोस शवाहिद नहीं पेश कर सका, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। ये अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आया, जिसके बाद बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया, जिनमें एक अहम सवाल यह है कि क्या नैब प्रोसिक्यूशन कमजोर है, नैब के कवानीन में सुकम है, और क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब को बतौर इदारा इस्तेमाल कर रही है। जो अपोजिशन मुसलसल इस बारे में इल्जाम लगा रही है, और जो आज की अपोजिशन है ये कभी हुकूमत में भी हुआ करती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पर सबसे ज्यादा इल्जाम इस बारे में लगा रही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी क्या इस इदारे को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है माजी में? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में नैब कवानीन में कोई तब्दीली करेगी? पीटीआई सरकार की जानिब से इशारा तो दिया गया था नैब कवानीन में तब्दीली का, कुछ वफाकी वज़रा के बयानात भी सामने आए थे। अब क्या होगा नैब कवानीन को लेकर? इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब में सरगर्म है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज लाहौर में अहम इजलास की सरबराही की, और इसके अलावा फिर उन्होंने कुछ अहम रिमार्क्स भी दिए। करप्शन के इल्जाम अब मौजूदा हुकूमत पर, यह करप्शन का वो बयानिया जो अपोजिशन अपना रही है, जो मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में होकर अपनाती थी। अहम तरीन बयानिया इमरान खान साहब का भी करप्शन ही था, और अब वही करप्शन का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। क्या बुज़दार सरकार वाकई में खतरे में है, या वफाक के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ आने वाले दिनों में कुछ होने जा रहा है? लेकिन बहरहाल ऐसा जरूर नजर आ रहा है कि अपोजिशन नई सफबंदियां कर रही है अपनी अपनी पार्टीज को मुनज़्ज़म करके। उसके बाद में यकीनन ये किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में बातें हो रही थी तो वफाक की सतह पर बुलवाई जाएगी, उसकी तैयारियां हैं। तो हुकूमत तैयार है, और हुकूमत पर अगर आने वाले दिनों में अपोजिशन की जानिब से कोई मुश्किल वक्त आता है, तो ये मुश्किल वक्त क्या हुकूमत की वाकई अपनी नाअहली की वजह से आए? और अगर अपोजिशन कोई बड़ी तहरीक चलाती है, कोई बड़ा ऐलान कर देती है, जैसे कि -1 की बातें पिछले दिनों हो रही थी, तो क्या हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है? और वफाकी का भी ना कभी अहम इजलास हुआ, आज प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। दोहरी शरीयत के जो कुछ मुआवनीन के असासे सामने आए थे, हुकूमत की जानिब से खुद उन्हें डिक्लेयर किया गया था। कोई अपोजिशन के प्रेशर के बाद इस पर कोई फैसला हो सकेगा, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का माजी का बयानिया कुछ और था। वो माजी में दोहरी शहरियत पर शदीद तनकीद करते रहे हैं। अब गो के उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी को यह हिदायत जारी की थी कि जो उनके मुआवनीन हैं और जिनकी दोहरी शहरियत है, जो असासे हैं, वो सब डिक्लेयर करें। वो सब डिक्लेयर तो हुए, लेकिन उनके अपने बयानियों को धचका कितना पहुंचा है? एक ब्रेक के बाद बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज करेंगे, और अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे, अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शौकत बस्तर साहब ने हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया है। इसके अलावा हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस्तर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बस्तर साहब से ही मैं आगाज करता हूं। बस्तर साहब, बड़े अहम रिमार्क्स आज आए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला भी आया, उसके बाद में नैब प्रोसिक्यूशन के हवाले से भी सवाल उठता है, नैब के कवानीन के हवाले से भी सवाल उठता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नैब कवानीन में आने वाले दिनों में कोई तब्दीली करने जा रही? जवाद कमाल, मैं समझता हूं कि तमाम इदारों के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और वैसे भी कानून साजी की गुंजाइश हर वक्त रहती है, हालात के मुताबिक होनी भी चाहिए। और जितने भी इदारे हैं, सिर्फ ये नैब नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है, आपके जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, तमाम हवालों से एक कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन मैं पहले तो बहुत सारे अपोजिशन के लोगों की बात सुन रहा हूँ, आजकल बड़ी जय हो रही है इस जो वर्डिक्ट सामने आया है, बेल एप्लीकेशन का जो फैसला है, और ये इनका पुराना वतीरा है। जब फैसले इनके हक में आते हैं तो इसी तरह ये बर्फियां खिलाते हैं, तारीफें करते हैं, और जब फैसले खिलाफ आते हैं तो फिर यही सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर जजेस ने बाथरूमों में जाकर अपनी जानें बचाई थी, उन पर ये गुल्लू भट्टों को लाहौर से लेकर आए थे, हमलावर हो गए थे। ये वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनको कहा गया था ये 5 बुगज के मारे हुए जज हैं, ये कौन होते हैं हमें पूछने वाले, वोट को इज्जत दो, हम जजों के बच्चों को मार देंगे। हमारे इदारे हैं, हमें इदारों के फैसलों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने फिर कहा कि हर इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग जवाद मौजूद हैं। इसके अंदर भी अगर नैब में हमने तो बाकायदा नेशनल असम्बली के अंदर कमेटी बनाई हुई है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। मैं ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कहता हूं
कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, हम सब मिलकर आए, ऐसे सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाएं कि जिससे कोई चोर डाकू बच ना सके। क्योंकि पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पहले तो ये नहीं कह रही थी कि नून लीग और दीगर जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ आए बैठे। अभी तो 483 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम सामने आए हैं। इसके बाद में तो बैकफुट पर नहीं जाना पड़ा कहीं आप लोगों को? जवाब मैं आपको मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के निज़ाम में ऐसी सूरत हाल है, वो प्रोसिक्यूशन हो, वो इदारे हों, वहां पर चोर डाकू लुटेरे हमेशा बच जाते हैं। मुद्दई बेचारा जो FIR करवा के, या मुद्दई जो होता है वो अदालतों के अंदर रुलता फिरता है और उसको कहीं इंसाफ नहीं मिलता। आज आप क्या देखिए, आपको याद होगा ये दोनों पार्टियां हैं जिन्होंने दो अपनी टर्म्स मुकम्मल की। उस वक्त इनको याद नहीं था कि नैब एक मिनट ठहरे, कि नैब काला कानून है, नैब के कवानीन को बदलना है, चेयरमैन नैब भी इनका लगाया हुआ, और 99.9% केसेस जवाब इनके अदवार के बने हुए हैं। हमने तो कुछ नहीं बनाए। आज भी मैं कहता हूं कि वो सब ठीक है, बस साहब अब जो बयानिया PTI का आ रहा है सामने, जैसे कि आज आपने कहा कि आप पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ मिलकर बैठकर हम फैसले करते हैं, अच्छे कवानीन बनाते हैं। ये जो 483 अरब रुपए की करप्शन का पंजाब से इल्जाम लग रहा है बुज़दार हुकूमत के खिलाफ, इसके बाद में तो आप लोग कहीं बैकफुट पर तो नहीं जा रहे? आप लोगों को लगता है कि ये इस पर भी नैब एक्टिव हो सकता है? तो इस पर कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये सोच रही है कि अपोजिशन को मिला के कवानीन तब्दील कर ले? हरगिज जवाब ऐसी बात नहीं है। जिन्हें खादियां गाजरा टेडों दे पीड़ पकड़े जाए, जिसने 483 अरब रुपए की गाजरें कौन खा गए, ये भी तो बता दें। मैं बताता हूं, मेरी बात सुन लेना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो शख्सियत है जिन्होंने उनकी बहन को जब बुलाया गया, वो अदालत में जाके पेश, उन्होंने मनी ट्रेल दी। हमारे तो सिटिंग मिनिस्टर के खिलाफ इल्जाम लगता है तो उनसे इस्तीफे ले लिए जाते हैं। ये 483 अरब जो आप पैसे कह रहे हैं कि इसकी करप्शन हुई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इदारे भी मौजूद हैं, अगर आप समझते हैं कि अच्छा आज मसला साहब, अच्छा मैं आपके लिए वापस आता हूं, डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूं। मैं जरा ख्वाजा साद रफीक साहब को जो रिहाई मिली है उस पर बड़ा अहम सवाल बनता है कि अब इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? आप लोग तो कह रहे थे कि ये चोर है, करप्शन करके खा गए, रेलवे के इदारे को बर्बाद कर दिया, हाउसिंग स्कीम के हवाले से बड़े इल्जाम थे उन पर, कुछ साबित तो कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN का इस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से पहले दिन से यह मौक़िफ़ है कि मौजूदा हुकूमत नैब को बतौर इदारा अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, अगर वाकई में ऐसा है तो क्या माजी में ये इदारा इस्तेमाल होता रहे और इस इदारे को इस्तेमाल करना इतना आसान है? आप लोग हुकूमत में रह चुके हैं। देखें, जो नैब का इदारा है, अगर आपने इसका इस्तेमाल देखना है तो थोड़ी सी इसकी तारीख में जाना पड़ेगा। नैब जो है वो प्रोमलगेट हुआ था, पर जो अभी नैब है ये बेसिकली स्टार्ट किया था परवेज मुशर्रफ साहब ने, और उसका बुनियादी मकसद जो ये था उस वक्त 2001 या 2000 में कि मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदान हैं उनको तोड़ के उन्होंने एक नई मुस्लिम लीग बनाई थी काफ लीग के नाम से, और उसके अंदर डाला। तो वो बुनियादी ऑब्जेक्टिव फ्रॉम डे वन नैब का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही है। और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि जब सिविलियन हुकूमतों के दौर आए तो ज़ाहिर है उस तरह इदारे का इस्तेमाल, पहले तो बिल्कुल वो था ना, मतलब बादशाह थी जैसे आजकल है, तो आप जिस मर्जी को जो मर्जी कहते रहो, जिस मर्जी को लगाओ, जिस मर्जी को उठाओ, को पूछने वाला नहीं था। तो हुआ ये कि बेसिकली नैब का इदारा जो था, इसके कानून को तब्दील करने के लिए जो मेरे भाई कह रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई और ये भी कहा गया कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल था और हमारी लीडरशिप का आप बीच का सारा प्रोसेस भूल गए शायद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी आई थी मुशर्रफ दौर के बाद, जरदारी साहब की हुकूमत आई। PMLN ने अगर इतना ही ये कवानीन उनको लगता था उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, तो इस इदारे में इस्लाहात क्यों नहीं लाई गई? क्यों कवानीन में तब्दीली PMLN ने नहीं की 2013 से 18 के दरमियान? मैं बता रहा हूँ कि पीपल पार्टी ने हमें ये कहा था कि वो लोग चाहते थे कि इनिशियली, देखें गिलानी साहब का ये बयान है कि मैं, नैब ने तो मुझे पकड़ा था, मैं क्यों उनको क्या कहते हैं, हमारे ख्याल में तो नैब को ख़त्म कर देना चाहिए। तो लेकिन PMLN की लीडरशिप का हमारा ये ख्याल था कि एक एहतसाब का इदारा रहना चाहिए, उसके कानून को तब्दील करने की ज़रूरत थी और हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। हमने ये नहीं कहा कि आप नैब को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, लेकिन जो पिछले 2 साल में अब अगर नैब आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो फिर किस तरह, आप किस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोर्द इल्जाम ठहराते हैं? देखिए, अभी तो ये हुकूमत जो है, ये आपको पता है, ये एक हाइब्रिड हुकूमत है
ये सामने जो है वो कुछ और है, पीछे कुछ और है। और ये देखें, जिस तरह जब भी इस तरह की हुकूमतें होती हैं या परवेज मुशर्रफ टाइप हुकूमत होगी, तो उसके अंदर नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और वो हो रही है, और वो पहले भी हो रही थी। प्रॉब्लम ये है कि नैब लॉ को चेंज इस करने गलती को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तस्लीम करती है कि हुकूमत में आने के बाद इसके कवानीन में तब्दीली नहीं की। मैं उसी के ऊपर ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कमेटी बनाई गई थी 2013 से 2018 के बीच में, जिसके अंदर नैब लॉ को अमेंड करने के लिए पीपल पार्टी, पीटीआई और पीएमएलएन के जो मेंबर थे असेंबली के, वो बैठे हुए थे, उसके अंदर तकरीबन एक ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट हो गया था। मगर टुवर्ड्स दी एंड जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आखिरी साल था, तो उस लॉ को वो जो है बेसिकली शेप करके जो है वो असेंबली में लेके आना था। मगर ये पीटीआई के जो मेंबरान थे, ये उस लाए तो बार जी जी ये गायब हो जाते थे। सर, ये अहम तरीन काम इतना आखिर में क्यों किया गया, इतना इसका इंतजार क्यों किया गया? बकौल आपके, बकौल पीएमएलएन के परवेज मुशर्रफ दौर में शदीद इंतकामी कार्रवाइयां हुई थी, तो सबसे पहले आके इसके कवानीन में तब्दीली करनी थी। नहीं देखिए, असल में होता ये जवाद के इंसान जो है वो तो नेक, मतलब इंसान तो आप तो अपनी तरफ से ये कहते हैं, यही समझते हो कि जो माजी की गलतियां हैं या माजी की जो हिमाकतें हैं उसको नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन अल्लाह, अफसोस की बात यह है कि कुछ इदारे और कुछ ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में जो कि पिछले 74 साल जब अंग्रेज गया था, जो माइंडसेट छोड़ के गया था, उससे आज तक वो निकले ही नहीं है। वो उधर ही फंसे हुए हैं 1947 वाले माइंडसेट में। तो जाहिर है फिर हाँ, अब जो है, अगर कभी भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई या पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई या कोई आई, तो अब तो यकीनन आप लोग करेंगे। बहरहाल चले, बसरा साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब की रिहाई के बाद प्रोसिक्यूशन पर बड़े सवाल उठे। आपने खुद कहा कि हर इदारे में इस्लाहात की जरूरत है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सवाल का जवाब देने से पहले डॉक्टर साहब ख्वाजा साद रफीक साहब पहले दिन से ये कहते रहे कि कुछ करप्शन है तो साबित करें, पीएमएलएन कहती रही कुछ साबित होता नहीं है। जवाद भाई, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं, मैं फिर गुजारिश करता हूं कि 2/3 मेजॉरिटी थी मुस्लिम लीग नून के पास। इन्होंने अगर इसको ऊपर कार्रवाई करनी थी, मैं अभी 2-3 टॉक शोज करके आया हूं, मेरे साथ पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो कह रहे हैं जी कि एजेंडा था नून लीग का विक्टिमाइजेशन का, हम तो कहते रहे कि इसमें तब्दीलियां लेकर आए। अच्छा, अब ये दोनों, चूंकि आपको याद होगा कि 2 साल पहले तक एक दूसरे को डाकू, चोर, लुटेरा, अली बाबा, 40 चोर, पेट फाड़ देंगे, गला काट देंगे, लाड़काना की गलियों में घसीटेंगे, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। आज भी मैं ये कह रहा हूं कि आपको जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन आपने लगाया, आज ये चाहते क्या है कि सुंजियां हो जाए गलियां में मिर्जा यार फिरे। हम ये गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, मज वाला, कट्टे वाला, भैंस वाला, दूध वाला, हमें को पूछे ही ना, कोई जवाब देना। भाई आपको मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये समझते हैं कि इसके अंदर हमने कमेटी बनाई है, आए सख्त से सख्त कवानीन बनाए और इदारा होना चाहिए। अब ये आगे अच्छा साद रफीक साहब वाली बात, जवाद भाई मैं फिर कहूं कि नैब के अंदर ये जो चीज प्रोसिक्यूशन वाली है, मैं उसको आपको खुद बता रहा हूं कि होता क्या है कि अदालतों के अंदर जाकर वो लोग जो चोर, डाकू, लुटेरे वो छूट जाते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन वीक होती है, प्रोसिक्यूशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। अब ये जो फैसला आया है, बिल्कुल फैसला हमारे सर आंखों पर, उसकी रीजन ये है कि हमारी अदालतें हैं, हमारे जजेस हैं जो इंतहाई रिस्पेक्टेड हैं, उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं। आप लोग तो ये कहते रहे कि खा गए, करप्शन कर दी, जो हाउसिंग स्कीमों के नाम लेते रहे, तो पीटीआई के भी तो यही बयान था, साबित तो कुछ भी नहीं हुआ। जवाब मेरी गुजारिश को समझ लें। पहली बात तो ये तमाम केसेस, ये केस ख्वाजा साद रफीक साहब वाला हो, 99.9 केसेस हमारी हुकूमत के नहीं बनाए हुए, इन दोनों हुकूमतों के बनाए हुए। फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं केसेस तो कह ही नहीं रहा आप लोगों ने बनाया, मैं कह रहा हूं रिमार्क्स जो हुआ करते थे आप लोगों के। मैं आता हूं उस बात पे। ये बात दुरुस्त नहीं है। एक मिनट मैं आप उस बात पे आता हूं। बात ये है जवाद कि ये जो पॉइंट्स उठाए हैं ऑनरेबल जज साहब ने, इसका जवाब किसको देना है? चेयरमैन नैब को ये देखना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने केस बनाया, एक जमानत है। लेकिन मैं एक वकील के तौर पे आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखें जो बेल होती है ना, एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है, उसके अंदर शहादत नहीं आई होती, केस में शहादत आती है, एविडेंस लगती है, उसके बाद। सर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आपकी बात समझ गया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कदर करती है, लेकिन पीटीआई के अपने उन रिमार्क से क्या हुआ जो वो देती रही है? अच्छा, ये करप्शन कर दी, ये हाउसिंग स्कीमें बनाई, हाउसिंग स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए खा गए साद रफीक साहब, रेलवे को बर्बाद कर दिया, मगर साबित तो कुछ भी नहीं हुआ। जवाब साबित क्या तहरीक इंसाफ ने करना है? हमारा काम था। अच्छा चले, अब साबित नहीं हुआ तो जमात वापस लेंगे? नहीं, मेरी गुजारिश को समझे जवाब। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग, मैं अभी आपको कह रहा हूं कि जिनके खिलाफ चलान अदालतों में जाते हैं, अदालतों से छूट जाते हैं,
है जी मैं बिल्कुल ठीक, आप ये बात भी आपकी समझ गया कि आप लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है साबित आपने नहीं करना था। अब अगर साबित नहीं हुई चोरी तो पीटीआई अपने बयानात वापस ले रही है। नहीं, देखिए फिर आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। हमारा काम था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि मेरी जान भी चली जाए, हुकूमत तो बहुत छोटी चीज है, मैं एहतसाब पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हमने इदारे को इंडिपेंडेंट कर दिया। जब इदारा इंडिपेंडेंट हो सर गया, आप मिक्स तो आप भी कर रहे हैं चीजों को। बस एक मुख्तसर से जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। जवाब ये चाह रहा हूं मैं आपका कि कुछ साबित नहीं हुआ, आला तरीन इदारे ने रिमार्क दे दिए, पीछे अपने जमात वापस लेगी है, कहेगी कि नहीं अभी भी इन्होंने चोरी की है। मैं फिर कहता हूं कि सीरियस इशू है, बहुत अच्छी जजमेंट आई है, इसके ऊपर चेयरमैन नैब को देखना चाहिए कहां कहां कमजोरियां हैं और कहां कहां बेहतरी की जरूरत है। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जमानत की बुनियाद पर, आपको याद है कि जमानत हो गई थी मियां नवाज शरीफ साहब वगैरह की, उसमें बाद में कन्विक्शन हो गई। जमानत तो मर्डर केस में भी हो जाती है, लेकिन जो इश्यूज रेज किए हैं जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने, वो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उसको देखना चाहिए चेयरमैन नैब को, उनकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच को कि क्या रीजन है। बिल्कुल बड़ा अहम नुक्ता शौकत बसर साहब ने उठाया कि अहम इश्यूज हैं और इन्होंने ऑफर भी किए ऑपोजिशन को, पीएमएलएन वाले आए, पीपल्स पार्टी वाले आए, मिले और कवानीन में तब्दीली करते हैं, इदारों में इस्लाहात लाने के लिए ऑपोजिशन को इन्होंने ऑफर किए कि हुकूमत के साथ आए बैठे। डॉक्टर साहब आपसे इसका जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ही हम बात करेंगे ऑपोजिशन कुछ नई संबंधियां करने जा रही है, कोई बड़ी तहरीक का इरादा रखती है, और अगर ऐसा है तो हुकूमत तैयार है इसके लिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शौकत बसरा साहब ने एक अहम ऑफर किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब आए ना मिलकर बैठे, नैब कवानीन में तब्दीली के हवाले से बसरा साहब ने बिल्कुल वाजे कहा है कि अपोजिशन को और हुकूमत को मिलकर एक अच्छे कवानीन बनाने चाहिए, इदारों में इस्लाहात करनी चाहिए। देखिए मैं यही वाली बात पहले कह रहा था कि ये कानून बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जब इसको असेंबली में पेश करने, कमेटी से पास करने की बारी आती थी तो ये पीटीआई के जो मेंबर असेंबली थे ये गायब हो जाते थे। ये एक नॉर्म रहा है पिछले कई साल जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। अब जो बात मेरे भाई ने भी कही कि जी ये जो है इनको इनके हक में फैसला आ जाए तो इनको अच्छा लगता है, इनके खिलाफ चला जाए, तो भाई और जो पहले ये कहते थे वो तो भाई आप भी तो कहते थे, आप भी तो थे पीपल पार्टी में, सबसे ज्यादा पीपल पार्टी में बोलता कौन था पंजाब में, आप भी तो बोलते थे। आज आप कह रहे हैं कि वो आप जो वो कहते थे वो गलत है। अब देखिए बात बुनियादी तौर पे एक ये है कि इमरान खान साहब की जबान का कोई एतबार नहीं है। इमरान खान को खुद भी नहीं पता कि उसकी जबान वो क्या सुबह बोलता है, शाम बोलता है, दोपहर बोलता है, उसकी जबान चले जा रही है, चले जा रही है। डॉक्टर साहब ये एक अलग डिबेट है, ऑपोजिशन के हुकूमत के बयानात की एक अलग डिबेट है। इस वक्त ये है कि अब जो गलती बकौल आपके कि जब इस्लाहात होने लगती तो पीटीआई बीच में कोई ना कोई रखना डाल देती थी, अब पीटीआई इस्लाहात करने जा रही है, क्या पीएमएलएन भी वही माजी की रिवायत को दोहराएगी या वाकई में तारीख बदलेंगे, मिलकर बैठेंगे, इस्लाहात लाएंगे? देखें आप मुझे खुद ये एक बात बताएं जवाब, कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है कोई एक बिल भी पास हुआ है? जो जब कोई एक बिल भी पास नहीं हुआ, या कोई एक आध बिल कहीं पास हो गया होगा मनी बिल वगैरह के अलावा, लेकिन कोई जिसे कहते हैं ना आवाम के फायदे के। देखिए डॉक्टर साहब आप भी बसरा साहब की तरह ना बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिलकर बैठने की ऑफर बसरा साहब ने की, बहुत अच्छी ऑफर है। अब पीएमएलएन भी उस तरह रखना डालेगी जैसे माजी में पीटीआई रखना डालती रही है, बकौल आप लोगों के। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत वाकई सीरियस है इस मामले पे, क्योंकि देखिए इनकी जबान का कोई एतबार नहीं है। इमरान खान या इन लोग, इनकी जबान को आप 2 मिनट के लिए सुने ही ना ये क्या बोलते हैं, सिर्फ ये देखिए डॉक्टर साहब ये तो तनकीद बराए तनकीद हुई ना। नहीं तनकीद बराए तनकीद नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम रेडी हैं, मेरी बात आप सुन लें, हम रेडी हैं बेहतरीन के कानून में बेहतरी लाने के लिए। ऑपोजिशन जो है वो या मुस्लिम लीग नून जो है वो रेडी है, लेकिन बेहतरीन आपकी बात आ गई, बहुत खूबसूरत। अब अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा आगे बढ़ ले, मैं आपसे ही इसका आगाज करना चाहूंगा चूंकि वक्त थोड़ा सा कम है। जवाद भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जवाद भाई 1 मिनट। देखिए मैं आपकी तरफ एक फिक्रा देखें, जी तारीख को दुरुस्त रखना चाहिए। लास्ट जो असेंबली थी 2013 से 2018 तक, डॉक्टर साहब आपके पास 2/3 मेजोरिटी थी, हम रखना किस तरह डाल सकते थे? अगर आपका एक मिनट अगर आप कानून पास करना चाहते तो कर सकते थे। अच्छा अब जो सूरत हाल है बाकायदा पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है पार्लियामेंट के अंदर। बात सुन ले मेरी बात तो डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुन ले। पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा कमेटी बनी हुई है, आज कल इजलास चल रहा है, आप अपने लीडरान को कहें कि कल तरामीम लेकर आए कि ये हमें तरामीम चाहिए, हम उसकी बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स करें इकट्ठे मिलकर।
डॉक्टर इसका साहब। जवाब देख, पहली बात ये है कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी जरूर थी, मगर नैब के कानून के अंदर अगर हम सिंगल पार्टी बन के तरमीम कर देते तो ये पीटीआई और पीपल पार्टी दोनों उसको तस्लीम ना करती। हमने कंसेंसस लाने के लिए इस बात में काफी हद तक सदाकत है। पीटीआई ने वाकई जीने नहीं देना था पीएमएलएन को। इसकी मिसाल 18वीं तरमीम है। इसकी मिसाल बहुत सारे ऐसे कानून है जो हमने अक्रॉस पार्टी लाइन जाके किए हैं। चले बात प्लीज ये सर, है मुझे कि इजाजत दें, मैं टॉपिक को चेंज करूं, थोड़ा सा आगे बढ़ लूं। डॉक्टर साहब आप ही पहले जवाब दीजिए। आज पीएमएलएन का भी अहम इजलास हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अहम इजलास पंजाब में बुलवाया। क्या कोई नई सफबंदियों की तैयारियां हो रही हैं? पहले अपनी अपनी जमातों को मुनज़्ज़म किया जाएगा, फिर मिलकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी हुकूमत के खिलाफ, और अगर होती है तो ये कोई बड़ी तहरीक की सूरत में हो सकती है? इन हाउस कुछ करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी इस बात के ऊपर तो फैसला होना बाकी है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाएगी या कोई बाहर तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है, जो इनिशियल डिस्कशंस हुई हैं या जो मैंने सुनी है, जो जिनमें मैं रहा हूँ, उनके मुताबिक तो यही लगता है कि इन हाउस चेंज की तरफ शायद मामला जाए। लेकिन ये अभी कंक्लूसिव बात कहां नहीं से है। शुरू करेंगे? पंजाब से? ये हो सकता है कि पंजाब से शुरू किया जाए और फिर विभाग में आ जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि इन्होंने मनी बिल में 160 वोट लिए हैं वजीर आजम साहब ने, तो ही इज ऑन थिन आइस। तो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हैं तो नंबर पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद देखें, ऑपोजिशन ने खाली ये नहीं देखना कि इस हुकूमत को हम गिरा दें या पंजाब हुकूमत को गिरा दें, हमने ये भी देखना है कि क्या मुल्क का इस वक्त जो माहौल है या कोरोना वायरस की वजह से या जो मुल्क में बेतहाशा डिस्टेबिलिटी आ गई है पिछले चंद क्या वो इस महीनों बात में, का मुतहम्मिल हो सकता है? बिल्कुल आपने दुरुस्त उसको फरमाया। देखभाल के चल जी बसरा साहब, पंजाब से मुमकिन तौर पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली का आगाज हो सकता है, और आप लोग बजट में भी अपने नंबर्स पूरे नहीं थे, अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आती, इन हाउस का उन्होंने इशारा दिया कि इस तरह का इरादा रखते हैं। जवाद, ये जो अपोजिशन है ना, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी हुकूमत की। ये तो होम्योपैथिक अपोजिशन है, ना फायदा ना नुकसान। और बात सुने, इनकी ना आनियां जानियां है। इनको कहें, मैं डॉक्टर साहब के मुंह पे कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। भाई, आपने तहरीक अदम एतमाद डॉक्टर साहब वहां भी लेकर आए थे जहां पर आपकी मेजोरिटी थी सेनेट के अंदर, आपके अपने बंदों ने भी आपने अदम एतमाद कर दिया था। बहरहाल ये आईनी हक है इनका। ये कल ही इजलास चल रहा है। डॉक्टर साहब, अगर आपके लाना चाहते हैं तो देर ना करें, हम इंतजार कर रहे हैं आपकी तहरीक, आप लाएं, पंजाब में लाएं, नेशनल असम्बली में लाएं। और दूसरी बात देखिए, मैं जवाब, इनकी ना सिर्फ शोला बयानियां हैं, और बल्कि डॉक्टर साहब, मैं अपोजिशन के जो दोस्त हैं 7 से लेकर 12 बजे तक गरजते बरसते हैं मौला जट की तरह, नूरी नत की तरह। और भाई, अगर हुकूमत यही आप लोग भी करते थे सर। जवाब सुने 2008 के बाद जवाब सुने मेरी बात। अगर हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है, हम डिलीवर नहीं कर रहे सर, ये तो फिर भी टीवी टॉक शोज में कर रहे हैं, आप लोग तो जलसे जुलूसों में, धड़ों में। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम नाकाम हो गए तो ये टीवी पे क्यों बैठे हुए हैं? ये करें जलसा, जुलूस, धरना, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, और बाद में क्यों नहीं कर रहे? आपको पता है क्या कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने? ख्वाजा साहब ने कहा था, हमारे बंदे ही नहीं आते, वो नान खा रहे हैं, वो करेले गोश्त खा रहे हैं, वो सड़कों पे नहीं आते। सो मैं डॉक्टर साहब को ये कहता हूं, अब इसका जवाब जरूरी डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब से बन गया है। मैं ब्रेक के बाद लूंगा। बस साहब, आप तो पॉइंट पूरा करें। ब्रेक के बाद डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब का मौकिफ लेंगे। जिस तरह बसरा साहब ने कहा कि टीवी पर ही क्यों तनकीद हो रही है, अवाम में आए और अपने आप को चेक करें, आप लोगों के साथ अवाम कितनी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, बसरा साहब कह रहे हैं टीवी पर 7 से लेकर 11 तक आप लोग क्यों उतना ज्यादा शोर मचाते रहते हैं? अवाम में आए और अपनी अपनी जो वैल्यू है वो चेक करें कि कितनी अवाम आप लोगों के साथ है। ये बड़ी नन्ही मुन्नी और बड़ी शरीफा पोजीशन है यार, क्यों लड़वाते हैं हमें इनके साथ? आप मेरी गुजारिश सुन लें। लेकिन बसरा साहब है ना, बसरा साहब जैसे और हमारे भाई जो हैं वो इस तरह की बातें हमारे बारे में कहते थे कि अगर आप में हिम्मत है तो आप ये जुडिशरी को रिस्टोर करा लें, अगर आप में हिम्मत है तो आप पाकिस्तान आगे इलेक्शन जीत जाएं, अगर आप में, हमने फिर जब तो सेनेट का चेयर, अगर हिम्मत है तो सेनेट का चेयरमैन तब्दील करवा लें। अब वो ऐलान कह रहे हैं कि अब हिम्मत है तो आए प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा लें। गर्मी है डॉक्टर साहब, बहुत गर्मी है, ना करें। अपनी नन्ही जान पे जुल्म ना करें, 50 टेम्परेचर है, ना करें, ना करें। गुजारिश तो सुन लें। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर से निकले और गुजरावाला पहुंचे थे, और इधर जो है वो मामला उल्टा हो गया था।
तो ये ख्वाहिशात आपकी बड़ी अच्छी हैं, मगर इन ख्वाहिशात को सर अपने तक वो रखें। देखिए वो उसमें भी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आप लोगों के अपने साथियों ने उस वक्त के साथी इमरान खान साहब ने उस वक्त उंगली उठा दी थी कि हमसे हमें लूप में लिए बगैर ही फैसले हो गए। वो भी एक उस पर भी कहा जा सकता है कि क्रॉस गेम खेली गई थी। इमरान खान साहब इररेलेवेंट थे सियासी तौर पे, वो तो ये अभी इनको जरा, लेकिन सर देखें एक और जमात उनके साथ वहां पर इंतजार कर रही थी। उन दोनों जमातों का उस वक्त ये मौक़िफ़ आया था। आपने गुजरांवाले की जो एक अलग बात छेड़ दी है कि वहां पहुंचे थे तो मामला बदल गया था, तो वो मामला कैसे बदला था उस पर उंगलियां उठी नहीं, आपके अपने साथियों ने उठाई थी उस वक्त। क्या हमने आवाम को निकाल के लेके आए थे कि नहीं आप छोड़े, देखें ये कहते हैं आवाम को नहीं, हम देखें जिस दिन फैसला करेंगे हम आवाम को निकाल लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है। और आपने अच्छा किया खुद ही उसको जहन में रखें। ये थोड़े से लोग इधर आके बैठ गए थे तो इन लोगों की टांगें कांपती थी, इनकी जबानें लड़जाती थी, तो अब जो है ये कह रहे हैं कि दोबारा एक लाके इधर बिठाया जाए। बसरा साहब आप उस वक्त बसरा साहब ये बात इसमें तो काफी हद तक हकीकत है कि बहुत बड़ी अवामी सैलाब कह लें वो तो जरूर था। जिस वक्त की ये मिसाल दे रहे हैं डॉक्टर साहब के लाहौर से निकले थे, गुजरांवाला तक नहीं पहुंचे थे, तो जो मामला है वो काफी हद तक तय पा गए थे। अवाम ये निकाल सकते हैं, ये कहना चाह रहे, तो अगर अब दोबारा ऐसा हुआ तो फिर हुकूमत तैयार है। जवाद भाई पहले ना आप जो है ना जबरदस्ती क्यों उनको निकालना चाहते हैं? वो बेचारे ठंडे एसीओ में बैठे हुए हैं। बसरा साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वाकई में गंदा बुंदा समझ रहे हो और वो मामला उलट जाए? मौज से खाने खा रहे हैं, अपने बर्गर खा रहे हैं, एक पार्टी बाहर बैठी हुई है, जो यहाँ बैठे हैं वो सुकून.com कर रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, आपने कहा वो जुलूस आया था, इनके पास अगर स्ट्रीट पावर होती तो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपके रिकॉर्ड पे है, ये तो भाग गए थे, उनका बंदे ही मारे नहीं निकलते। मौलाना साहब की मिन्नत तरला करके लेकर आए थे, मौलाना साहब भी पतली गली से निकल गए। तो उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था, मार देंगे, मर जाएंगे, हुकूमत गिरा कर जाएंगे। फिर कहा जी हम बजट पास नहीं होने देंगे, हुकूमत जा रही। असल में होता पता है क्या है जवाब, अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो एक गर्म रखने के लिए फिर जाहिर है ऐसी डायलॉग बाजी तो करनी पड़ती है। मैं फिर कहता हूँ, मैं देखें हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये इनका आईनी जमहूरी और सियासी हक है, ये जलसा करें, जुलूस करें, ये तहरीक अदम इत्तेमाद लेकर आए, हम उसको फेस करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है आप मुझे बताएं जवाब, 2 साल कैसे फेस करेंगे सर? बजट में तो नंबर है नहीं आप लोगों के पास पूरे, तो किस तरह ही अगर कोई अदम एतमाद की तहरीक आती है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? अगर नंबर ना होता तो बजट कैसे पास होता? इनके पूछे ना, इनके अपोजिशन। बजट पास और अदम एतमाद की तहरीक में फर्क है। 172 पूरे चाहिए होंगे, वो पूरे हो जाएंगे। मैं तो ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं, मैं तो कह रहा हूं कल लेकर आए, ये घोड़ा ये मैदान, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है। अब आप लोग -1 की तहरीक सर थोड़ी अपनी वर्थ असेंबली के अंदर भी चेक कर लें, अपोजिशन के बाहर तो बसरा साहब ने आपको चैलेंज कर ही दिया है। देखिए बसरा साहब मेरे भाई हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये अगला इलेक्शन पीपल पार्टी की टिकट पे लड़ेंगे। इनको पीटीआई की टिकट अगर अव्वल तो इन्होंने बावल जवाब ना देना, मैनू गल्ला करी जाना। आप बावल नगर से 25 साल बसरा, अच्छा डॉक्टर साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये सवाल बहुत बसरा साहब की तरफ से उठता है, एक मुख्तसर जवाब में लेके फिर आपकी तरफ आता हूं। बसरा साहब, अगला इलेक्शन पीटीआई की तरफ से लड़ेंगे शौकत बसरा, या फिर दोबारा वापस पीपल्स पार्टी में या कोई और जमात ज्वाइन कर लेंगे? इसको क्लियर कर दें आज आप। जवाब देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने 15 साल एक पार्टी में रहा और उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। मैंने अगर मुख्तसर क्लोज कीजिए प्लीज, अगला इलेक्शन आप पीटीआई की प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। पहले जरा गौर से मेरी बात सुन ले। अगर किसी ओहदे का लालच होता, टिकट का लालच होता, तो मैं इलेक्शन से पहले पार्टी चेंज करता। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा उसके बाद, और इसलिए ये बात, चूंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं ये समझता हूं कि अगर ये पॉइंट आ गया आपका, मुझे मेरा वक्त प्रोग्राम में खत्म हो गया। डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा। इन हाउस सब आप लोग अपने आप को चेक करने जा रहे हैं, बिल्कुल खुलम खुला एक और चैलेंज बसरा साहब ने आपको दिया, आज चैलेंज पे चैलेंज आ रहे हैं आपकी तरफ। देखिए इंशाल्लाह हम जो है वो अगले, आप समझ लेंगे अगले कोई 3 से 4 हफ्ते में जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ जाएगी। लेकिन इस बात का आप कह सकते हैं कि काफी इम्कान है कि इन हाउस तब्दीली की तरफ मामला ले जाएगा, और अगर इन हाउस तब्दीली की तरफ ना गया तो आवाम जो है उसको रोडों पे लाने का मामला फिर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, शौकत बसरा साहब। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक के साथ शौकत बसरा, पीएमएलएन से डॉक्टर अफनानुल्लाह खान में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, हुकूमत की पोजीशन अगर बजट में नंबर्स देखें तो कमजोर नजर आ रही है। अपोजिशन इन हाउस तब्दीली या फिर कोई बड़ी तहरीक का इरादा रखती है, उसके लिए बड़ा और अहम सवाल यह है, और यह है कि अपोजिशन का मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।